इंडियन आर्मी में करप्शन है? हाँ, फौज में करप्शन है और सर्विसेज में बहुत ज्यादा करप्शन है। एक ईमानदार फौजी था। जब आग खुली तो पता चला कि वो चोरों की बस्ती में है। हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं था, अभी भी नहीं है। जब तक मैंने फौज छोड़ी थी तब तक हम वो हेलमेट इस्तेमाल कर रहे थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो रहे थे। इंडियन आर्मी में करप्शन है? देखिए, अब आप मुझे मरवाएंगे बोल के कि मैं हाँ बोलूंगा तो मुझे इतने मेरे फौज के अंदर मेरे यार दोस्त हैं, सब मैं वहीं से पला बड़ा हूँ। काफी लोग मुझे इस चीज के लिए वो करेंगे, लेकिन हाँ, फौज में करप्शन है और सर्विसेज में बहुत ज्यादा करप्शन है। किस लेवल पे, कैसे करप्शन? लेवल मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उसे किस तरह करप्शन? मैं कार रिलीज करता था। मैंने जो रेड डी हिमालय कार रैली होती है उसमें 2006 में मैं रनर्स अप भी था एक्सट्रीम कैटेगरी में। वो बार बार प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर ना, तब मुझे जो ईएमई के ऑफिसर होते हैं, जो फौज में एक महकमा है जो रिपेयर करता भी गाड़ियों को, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, बाहर से चीज लेता है, तो वो एक बंदा कहता है, मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर बता रहा है जो ग्रीस सप्लाई करता है फौज को, ग्रीस कहता है हम ये सारी जो बिल्कुल थर्ड के नकली ग्रीस दे रहे हैं, मुझे तो हैरानी है कि फौजी गाड़ी से वो चल कैसे रही हैं, और वो जो प्रोक्योर कर रहे हैं पता है क्या आ रहा है। तो है करप्शन, है सप्लाईज में करप्शन है, चाहे ऑर्डिनेंस हो, सप्लाई को सर्विसेज हो या ईएमई हो, इनमें है। और हम काफ़ी जब से मैंने फौज ज्वाइन की थी, यंगस्टर थे, जब लेफ्टिनेंट कैप्टन थे, तब से सुनते आ रहे हैं उनमें, लेकिन पिन पॉइंट करना किस लेवल पे है क्या मुश्किल है। ये कैसे पॉसिबल? क्योंकि जो भी फौजी जा रहा है, फौज वो जगह है जहां पर एक इंसान परिवार भूलकर शहादत देने को तैयार है। फौज वो जगह है जहां घर परिवार सब छूट जाता है, सिर्फ देश का हित आगे रहता है। तो जहां पर इतना डेडिकेशन लेवल हो कि आपकी जिंदगी की परवाह नहीं है भारत माता के झंडे के आगे, वहां पर फिर ये करप्शन कैसे इतने सालों से पला बढ़ा है? क्योंकि हर दूसरी फिल्म में दिखाया जाता है, हम फिल्मों के जरिए भी देखते हैं, कहानियों में भी सुनते हैं। मेरे पास वीके सिंह साहब भी आए थे, उनसे भी मैंने समझने की कोशिश की थी। और राजीव गांधी जी के ज़माने से लेकर अब तक हर बार ऑपोजिशन जो है वो आरोप लगाता है कि ये जो डील हुई इसमें इतना पैसा खाया गया, इतना पैसा इधर गया। हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, दो चीज़ बताऊंगा आपको मैं। पहली चीज़, बोले हर कोई डेडिकेटेड है। फौज में जब भर्ती होते हैं ना, अफसर हैं, जवान हैं, आपको बोला था आप चूज़ करें आप किस महकमे में जाना चाहते हैं फौज के अंदर। फौज में लड़ाई के महकमे हैं, इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, जो जाके फ्रंट पे लड़ते हैं दुश्मन के आमने सामने। फिर कुछ महकमे जो पीछे रहते हैं, आपको दाल चावल सप्लाई करना, आपको राशन सप्लाई करना, आपको हथियार सप्लाई करना, कपड़े सप्लाई करना, आपकी गाड़ी रिपेयर करना। ये लोग फेस टू फेस कभी नहीं आते लड़ाई में। हाँ, मुश्किल कंडीशन में पहुंच सकते हैं, इनको बमबारी हो सकती है, खतरा इनको भी रहता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में कभी इनका मतलब वो नहीं होता। बहुत से लोग हैं जाके सीधा यही ऑप्ट करते हैं कि हमें सप्लाई कोर में जाना है, हमें ऑर्डिनेंस में जाना है, हमें ये में जाना है। वो कभी ऑप्ट ही नहीं करते, डरते हैं किस तरह हमारा नाम इन्फेंट्री में ना आ जाए। तो ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि हम कहीं दूध के धुले हैं, कि ऐसे हैं कि हर कोई आता है कि मैं लड़के देश के लिए शहीद होने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ नौकरी के तौर पर आते हैं। दूसरा, जो आपने बोला कि बड़ी बड़ी डील हमने करप्शन सुना है, हम छोटी डील क्यों नहीं करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे देश की फौज की रीढ़ की हड्डी वो है इन्फेंट्री। जब तक दुश्मन की जमीन इन्फेंट्री जवान के बूट के नीचे नहीं होगी, जीत पक्की नहीं होती है। चाहे आप कितने बम गिरा लें जहाज़ों से, कितने आपके शिप्स जहाज जो है समुद्र में बमबारी करते रहें, पूरा पाकिस्तान तबाह कर दें, चीन तबाह कर दें, जब तक इन्फेंट्री सोल्जर वहाँ पहुँच के ज़मीन अपने बूट के नीचे नहीं रखेगा, जीत पूरी नहीं हुई है। और जैसे आपको बोला ये सब भी ख़त्म हो जाएंगे ना, सारी जहाज़, शिप्स, तोप, इन्फेंट्री जवान तब भी लड़ेगा और आखिर तक लड़ता रहेगा। लेकिन अब तक, और मैंने फौज 8-9 साल पहले छोड़ी है, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो भी 20-25 साल जो नौकरी की है, हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं था, अभी भी नहीं। अभी मैं जाऊँ देखता हूँ, आप किसी भी ग्रेड 1 आर्मी को देखेंगे ना, फर्स्ट आर्मी, दे विल ऑल हैव नी पैड्स, दे विल ऑल हैव गॉगल्स, दे विल ऑल हैव क्वालिटी हेलमेट्स, दे विल ऑल हैव केवलार वेस्ट्स। हमारे पास वो अब भी नहीं है। और ये चीज़ें, जितना आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे खर्च कर रहे हैं ना पैसा, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट पे जितना जो $1 बिलियन आप लगा रहे हैं, उसमें आप पूरी इन्फेंट्री को अच्छी से इक्विप कर सकते हैं। लेकिन इतने सालों में, अब जब तक मैंने फौज छोड़ी थी तब तक हम वो हेलमेट इस्तेमाल कर रहे थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो रहे थे। हमारे हथियार थे, जो राइफल एक पर्सन है जिससे जवान ने लड़ना है, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बराबर की राइफल थी। इट वॉज नॉट अ फर्स्ट वर्ल्ड आर्मीज राइफल। नन ऑफ देम हैड अ बुलेट प्रूफ वेस्ट। अभी भी नहीं है 80% फौज के पास बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं है, जो हर आर्मी में होता है। नी पैड्स वगैरह तो भूल ही जाइए, ये तो मतलब बात ही नहीं, कोई जिक्र नहीं है। गॉगल्स वगैरह छोड़ दीजिए इनको, कि दिखावे के लिए है।
तो आपका जो बेसिक जवान है जिसने लड़ाई आखिरी दम तक लड़नी है, उसको आप ढंग से इक्विप नहीं कर पाए, और फिर आप बातें सारी ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, रफाल्स और ये डील्स वो डील्स, अब क्यों ये सब बातें होती हैं और क्यों ये लोअर लेवल की जो हमारे जनरल्स बनते हैं, क्यों आज तक वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कि इन जवानों को हमें बेसिक इक्विपमेंट दिलाना है, नहीं दिला पा रहे हैं, क्यों नहीं दिला पा रहे? कैप्टन नहीं बोल सकता, ये मेजर नहीं बोल सकता, ये जनरल्स को बोलना है ना, क्यों नहीं बोले वो आज तक? बट जो जनरल ऊपर तक गया है, हाँ, क्या वो इतना डिस्कनेक्टेड है नीचे वालों से, देखिए डिस्कनेक्टेड एक चीज या है। वहां पर भी नंबर गेम है कि आप ऊपर जाएंगे अगर आप फेवरेट हैं नहीं हैं? देखिए अगर आप अब बोलेंगे कि भाई आप हमें एक लिस्ट दे दीजिए और जनरल हम चूज करेंगे, आर्मी कमांडर हम चूज करेंगे, तो फिर नंबर गेम तो आएगा उसमें, क्वालिटी डिटीरिएट होगी। और जहां तक ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जहां तक इनका इंटरफेरेंस है, मुझे लगता है इनकी कहीं ना कहीं एक, और ये इस गवर्नमेंट का नहीं है, हर गवर्नमेंट से कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई भी हिंदुस्तान में ये चीज़ पसंद नहीं करता कि एक जनरल खड़ा के बोले सर हमें ये चाहिए और हमारी ज़रूरत है और ये होना चाहिए। वो चाहते हैं जो हमने बोल दिया एक बार, जनरल की बात सुन ली, हमने कहा ठीक है हम करेंगे, दोबारा हमारे सामने खड़ा होकर बोल ना सके, रिक्वेस्ट करे। रिक्वेस्ट तो करते ही हैं कि उसके बाद जो हमने बोल दिया चुपचाप उसे मान ले। हम अभी तक हम जो है जनरल मानेकशॉ की किताबें पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे जनरल सुंदर जी की बातें करते हैं, उसके बाद हमें किसी जनरल का नाम सुना ही जो खड़ा उसके गवर्नमेंट सामने कि ये हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है और हमें चाहिए, ये नहीं सुना हमने नाम ना। और अगर यही हालत है कि 5 का पैनल दीजिए हम एक चूज करेंगे तो शायद सुनेंगे भी नहीं। नरवड़े साहब की भी किताब आई जिसको लेकर काफी वो रिटायरमेंट के बाद आई, जिसपे बैन भी अभी लगा हुआ है, बैन कहें क्या होल्ड कर दिया गया है, रिलीज नहीं की गई। उसमें 2 बातें लीक हुई जो बाहर आई। उसमें एक बात अग्निवीर को लेकर थी कि फौज तैयार नहीं थी, बट एज अ जर्नलिस्ट जो मैंने कवर किया या आपने भी सुना होगा उस दौर में, क्योंकि उसी दौर की खबरें हैं जी, उसमें कहा गया था कि आर्मी का पुराना ड्राफ्ट है जिसको बाद में एग्जीक्यूट किया गया, और ये आर्मी का ही प्रपोजल था, हमने एग्जीक्यूट किया। और दूसरा जो लड़ाई हुई चाइना से, उसमें कहा गया कि जब पूछा गया नरवड़े साहब की तरफ से क्या किया जाए, तो कहा गया जो आप सोच ले। उन्होंने कहा यह जिम्मेदारी से बचने का तरीका था। रिटायरमेंट की बात किताब है, किताब पब्लिश नहीं हुई है, बट इन दोनों घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये भी पहली बार हो रहा है कि किसी जनरल ने सब बातें लिख दी, आमतौर पर तो ये बातें आती ही नहीं थी। जनरल खत्म हो गया ना, अभी तो जनरल तो बन गया ना वो, ये तो रिटायरमेंट की बात है। व्हाई डिडंट यू टॉक अबाउट इट व्हेन यू वर सर्विस? इफ यू आर अ कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी, 1.1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी, व्हाई डिडंट टॉक अबाउट इट व्हेन यू वर इन सर्विस? क्योंकि आपको कुछ मिलना नहीं है अभी, आपने उस वक्त क्यों नहीं बात की इसके बारे में? दूसरी बात, मैं आपको ये अंदर की बात बताता हूं, जब ये आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, एक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे आर्मी कमांडर्स आते हैं, चीफ आता है। मुझे खुद जिसने बताया, जो उसमें उपस्थित था, उसकी बताई बात बता रहा हूं कि सारे आर्मी कमांडर्स, एवरीबडी वाज अगेंस्ट अग्निवीर, ऑल आर्मी कमांडर्स वर अगेंस्ट दिस, एंड देन दे वर टोल्ड बाय चीफ that these are the orders from prime minister and we have to implement this and let's agree to this, and then everybody agreed। अगर ये जनरल्स वहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया उसको? क्यों नहीं बोला कि नहीं हम इसके खिलाफ हैं? क्यों नहीं लिख के दिया हम खिलाफ हैं इस चीज के? रिटायरमेंट के बाद बोल रहे हैं, हम क्या फर्क पड़ता है उसका? उस टाइम क्यों नहीं बोला नरवणे साहब ने कि हम इसके खिलाफ हैं? बट ये थ्योरीज आती है कि 45 साल से डिमांड इसकी थी, मांगा किसी ने नहीं, हम भी रहे हैं ना, हम तो जवानों के साथ रहे हैं कि इस अभी भी आप जवानों में इतना रोष है इस चीज को लेकर। कोई यार, हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, आपको भी सिक्योरिटी चाहिए, मुझे भी चाहिए। आपको पता है अब कुछ साल के बाद हमारा क्या होने वाला, कुछ पता ही नहीं है। अभी भी रोष है, और ना इसकी कोई आर्मी की तरफ से डिमांड थी। दिस वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन व्हिच वाज टेकन, इम्पोज्ड अपॉन आर्मी, एंड नन ऑफ आवर जनरल्स स्पोक अगेंस्ट इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सो बिटर अबाउट जनरल्स इन दैट केस। जनरल वीके सिंह तो उसका हिस्सा थे, वो उसकी पॉजिटिव बातें बता रहे थे। वो मिनिस्टर थे भाई, हिंदुस्तानी तो है ना हम लोग। तो वो भूल गए कि वो फौज, अरे हम हिंदुस्तानी है ना जी, तो हमारा क्या है, पहले अपना देखना ना, मेरा घर भर जाए देश की बाद में देखेंगे। मिनिस्टर थे वो, क्यों नहीं बोले? वो नरवणे साहब उसमें चीफ थे, क्यों नहीं बोले? अब बोलने क्या फायदा है? क्योंकि इन्हीं लोगों को सामने रखकर ही ये जनता, गवर्नर है वीके साहब अभी, हाँ मतलब सरकार बीजेपी के मेंबर रहे, सब कुछ। हाँ, तो बोलना चाहिए था उस वक्त। तो ये अग्निवीर से भारतीय फौज को फायदा नहीं है। देखिए, मैं इस एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, फायदा है नहीं है, लेकिन जनरली इसका विरोध था जवानों लेवल पे भी और टॉप लेवल पे भी। उसके बाद भी हमारे ऊपर इंपोज हुई है चीज। ओके, फायदेमंद है या नहीं है वो एनालिसिस अलग है। बट फौज में इसको लेकर रोष था, ये आप कह रहे हो? अभी भी है, अभी भी इसको लेकर रोष जी। मतलब ये काफी पेनफुल चीज है जो आप ये कर रहे हैं। करगिल में भी इस पे लास्ट सवाल पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि करगिल की थ्योरीज जब आती थी तो बहुत सारी बातें आती थी कि उस वक्त भी इक्विपमेंट्स नहीं थे, सही से इक्विपमेंट नहीं थे, जो इक्विपमेंट चाहिए होते थे उस तरह की फौज को युद्ध लड़ने के लिए। इज इट ट्रू?
आपने देखे हैं, वीडियोस देखे हैं ना, फोटोज देखे हैं कारगिल के? हाँ। हाउ मेनी जवान से वेयरिंग बुलेट प्रूफ? फोटो देखी जाके वापस, एक भी नहीं मिलेगा आपको। पता है कैसे बुलेट प्रूफ आते थे उस वक्त? वो भी किसी किसी को मिलते थे, लोहे की प्लेटें होती थी, लोहे की स्टील प्लेट्स 16-16 किलो की। आप चल नहीं पाएंगे उससे जाके, क्या आप वो? और देख, उस टाइम नई कॉन्सेप्ट शुरू हुई थी क्लिफ असॉल्ट, कि आपको पूरी क्लिफ, मतलब जो 80-90 डिग्री के बिल्कुल एंगल पे खड़े होता पहाड़, उसके ऊपर चढ़ के आपको असॉल्ट करना है। उसके साथ तो सवाल नहीं उठता। केवलार आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट हल्की हैं, आप वो तो कम से कम उन जवानों को दे सकते थे जो उस क्लिफ असॉल्ट के जा रहे हैं, उनके पास भी नहीं थी, अभी भी नहीं है।